ठीक है, और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, और क्या ही बोलूं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ना ध्यान से समझना। ठीक है, आराम से लेगा ये चैप्टर, 11-12 लेक्चर आराम से लेगा। 11-12 में अपन ट्राई करेंगे, खत्म हो जाएगा, बट हो सकता है कि एक 2 लेक्चर आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। गुड इवनिंग लव। ठीक है, तो ये है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी भी सही, लाइक इस चैप्टर का वेटेज क्या रहता है तुम्हारे नीट में। वैसे मैंने ग्रुप में भेजा था। मेक श्योर सभी के सभी, इफ यू आर कंटिन्यू विद अस ना, विद अवंती क्लासेस, तो प्लीज बी रेगुलर। ठीक है, अगर आप लोगों का मन बन गया है कि हाँ अब तो हमें यहीं से ही पढ़ना है 11th-12th, तो प्लीज, चलो 12th का तो 12th में देखेंगे हम, बट अभी के लिए प्लीज बी रेगुलर इन क्लासेस। मैं देखती हूँ कभी बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, ऐसे मत करा करो। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो या कोई जेन्युइन ही कुछ काम आ गया हो, कुछ भी हो, तब आप लोग जो है क्लास मत अटेंड किया कीजिए, बट अदरवाइज आपको क्लास सारी अटेंड करनी है। ठीक है, आप लोगों के पास एक अच्छा माना कि ऑप्शन है कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो आप लोग ठीक है नहीं लेते ना, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बट मैं आई वांट कि आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करें। कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है या कुछ है, काम आ गया एकदम से, देन यू कैन टेक अ डे ऑफ, अदरवाइज प्लीज बी रेगुलर इन क्लासेस, मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, तो अपने 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं मेरा बेटा, एंड ये 4th चैप्टर है। एंड ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसमें बताती भी रहूंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो इनिशियल कुछ क्लासेस हैं, इसमें से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 दिन क्लासेस में नहीं भी बन सकते, बट जैसे आगे आने वाली क्लासेस होंगी वहां पे तो मैं श्योर बोलूंगी कि यहाँ से सवाल आएगा कर लो, यहाँ से सवाल आएगा कर लो। बट अभी जो इनिशियल के 2-3 लेक्चर्स होंगे वहां से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, वो डालना चाहता है या नहीं डालना चाहता है। ठीक है, बट हम करेंगे सारा कुछ ही, जो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सारी कवर करवाऊंगी इस चैप्टर में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम मेजरली जो हमारा पोर्शन, जो मतलब आज हम जो कवर करने वाले हैं, वैसे तो आयनिक बॉन्ड रहेगा, बट आयनिक बॉन्ड के अलावा भी हमें और भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अभी तक आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिर्फ एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल की देखी है, गेटिंग माय पॉइंट, की सोडियम की बता दी, क्लोरीन की बता दी, है ना। बॉन्ड की तो हमने बात की ही नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, क्या चीज है जो 2 एटम्स को जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, देन वी विल क्लासिफाई द केमिकल बॉन्ड। ओके, देन हम देखेंगे क्या कारण है कि बॉन्ड बन रहा है। फिर हम ऑक्टेट रूल भी देखेंगे। ऑक्टेट रूल शायद आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी सुना होगा, ऑक्टेट रूल का नाम, राइट। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल देखेंगे। देन आयनिक बॉन्ड की बारी आएगी। फिर हम ये भी देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर सम टॉपिक्स विच विल डिस्कस इन टूडेज क्लास। ठीक है मेरा बेटा। तो अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो मैंने ये डेटा लिया है 18 to 23 वाला। अगर आप सब देख पा रहे हैं तो आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं क्या, फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं। 4 2 3 2 4 2। और अगर मैं 2024 की बात करूं, जो अभी आप लोगों का 5 मई को हुआ था, वहां पे 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो है थे वो पूछे गए थे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में भी वी कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चन, है ना। यस मैम। यस मैम। और अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हमें इस चैप्टर से 12 से 16 नंबर बन रहे हैं।
ठीक है। और मैं बच्चों को जनरली देखती हूँ कि वो कहते हैं कि मैम केमिकल बॉन्डिंग ना बड़ा ही बेकार सा चैप्टर है, मतलब उनको लगता है उनसे शेप याद नहीं होती है ना, क्योंकि आगे हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक मॉलिक्यूल की शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो वहां तक आते आते बच्चों को ये हो जाता है कि बस मैम अब तो नहीं हो रहा। और एक चीज मैं बता दूं, ये चैप्टर ऐसा है जितना आप आगे बढ़ते जाओगे ना उतना चैप्टर का वेटेज बढ़ता जाएगा, मतलब उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे आने वाली क्लास में। ठीक है। तो अपना एंथू जो आज आपका फर्स्ट क्लास में, मेरे को पता फर्स्ट क्लास में पूरा जोश होता है नए चैप्टर में, तो मैं चाहती हूँ वो पूरा जोश बना के रखो 12-13 लेक्चर तक। ठीक है। और एंड में मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के मुंह से मैं ये सुनूं कि मैम ये चैप्टर नहीं हुआ हमारा ढंग से। जितने भी बच्चे यहाँ पे 16 के 16 बैठे हैं, इफ यू आर रेगुलर, या आप आने वाले दिनों में भी जो रेगुलर रहने वाले हो, मैं आपके मुंह से ये नहीं सुनना चाहूंगी कि मैम नहीं हुआ ये चैप्टर। ठीक है। इट्स ओके, आप लोगों के डाउट्स मैं लूंगी, डोंट वरी। ठीक है। उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस जितना मैं बता रही हूँ इस चैप्टर को उतना कर लेना। क्वेश्चन मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, कोई गिनती नहीं है, इतने क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर के, आराम से करते जाना। आज कुछ खास क्वेश्चन नहीं दूंगी, ठीक है, बट यस क्वेश्चन तो मिलेंगे तुम लोगों को। ठीक है। तो धीरे 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 निपटा लेना। जो तुम्हारे पहले 3 चैप्टर हो गए हैं, जो भी पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करो। 3 चैप्टर बेटा हो गए हैं ऑलरेडी। ठीक है। उसको निपटाओ और अपना इस चैप्टर पे आ जाओ। ठीक है। ओके। तो वेटेज पता चल गया है, क्या कराने वाली हूँ वो पता चल गया है। और अगर आपको लगे ना कि मैम थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो मेरे को बोल सकते हो तुम बेझिझक। इन दैट केस हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगी जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि सिलेबस भी बेटा मेरे को आगे बढ़ाना है ना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 फैब तक का टाइम है और मुझे ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर कराने हैं। ठीक है। तो इस चीज की टेंशन तुम मत लेना। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की ही बात कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। मान लो मेरे पास एक एटम ए है और बी है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, सिंपल सी बात है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स वेरियस, मतलब बेसिकली एक फोर्स ही है जो इन दो एटम को क्या करके हुई है, जोड़े रखी हुई है आपस में। ठीक है। यही तुम्हारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड है। और मैं एक चीज तुम्हें बता देना चाहती हूँ इस चैप्टर में, एनसीईआरटी ना तुम्हारे लिए भगवान है। इस चैप्टर के लिए क्या है, भगवान। भगवान है। ठीक है। एनसीईआरटी तो तुम्हें भाई साहब पढ़नी पड़ेगी, बेशक कोई बात नहीं 2-3 लेक्चर बाद स्टार्ट कर लेना, बट एनसीईआरटी तो भाई साहब करनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल आता है, और ज्यादा हम मगजमारी में नहीं पढ़ेंगे। जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर पूरी जी जान लगा दूंगी। ठीक है। बहुत क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जहां मुझे लग रहा है ये चीज तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टाइम को कंसिडर करते हुए, तो वहां मैं थोड़े से क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊंगी। समझ में आ गया सबको। ठीक है। केमिकल बॉन्ड, अरीशा आ गई क्या, नहीं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड की जब भी तुमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ ये बोलना है कि बेसिकली एक फोर्स ही है जो क्या करके रखी हुई है आपस में, एटम आयंस को आपस में क्या करके रखी हुई है, होल्ड करके रखी हुई है, जोड़े रखे हुई है इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। उसी को ही हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। नो मैम। मैम। जैसे अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये सब बॉन्ड्स के नाम। अभी तक हमने कोई ऐसे बॉन्ड का डिस्कस नहीं किया। अभी तक अपा क्या पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन की बॉन्ड तो हमने देखा ही नहीं, बॉन्डिंग की तो अब बात आ रही है। तो यानी कि पूरे चैप्टर में हमारा जो हम कहाँ घूमेंगे, किसके इर्द गिर्द घूमेंगे, बॉन्डिंग 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 करेंगे हम पूरे। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, यही सब हम करने वाले हैं। ठीक है। तो बेटा ठीक है मैम, आपने बोला कि कोई फोर्स है जो आपस में जोड़े रखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस को। ठीक है। अच्छा, अब हमारे सामने ये सवाल कुछ आते हैं, कुछ सवाल अराइज होते हैं जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहली बात तो ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिर्फ हम एटॉमिक ऑर्बिटल तक की बात करके आते थे,
अब कंबाइन होना शुरू होंगे, अब आप बॉन्ड देखोगे बीच में बना हुआ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि मैम एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, क्या जरूरत पड़ गई, है ना। रिया है क्लास में? रिया, रिया नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, वाई डू एटम कंबाइन, है ना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन, अच्छा आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है, वो लेफ्ट दिखा रहा था। हाँ, तो ये कुछ सवालों के जो जवाब है ना, ये तुम्हें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं मेरा बेटा। जैसे एटम कंबाइन क्यों होते हैं, दूसरी चीज व्हाई अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम आर यूज्ड टू कंस्टिट्यूएंट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आपने सुना है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हमें पता है नेचर में H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, है ना, यही पढ़ते हैं। ये तो हमने कभी नहीं देखा H3H4। गेटिंग माई पॉइंट। तीसरा सवाल ये भी होगा आगे जाके, तुम वो देखोगे कि मैम मॉलिक्यूल्स की कुछ शेप होती है। अगर तुमने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ लिया है तो तुम्हारे सामने आए होंगे अच्छे अच्छे नाम आए होंगे, टेट्राहेड्रल, है ना, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, आया ना ये नाम, ट्रायंगुलर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सब तुमने देखे हैं। बट अभी क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें नहीं पता, आगे आपको पता चलेगा, इस क्वेश्चन का भी जवाब मिलेगा क्यों मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप होती है भाई साहब, ठीक है। और क्या फोर्स, अभी मैंने बोला अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड क्या है, फोर्स है जो कि जोड़े रखी हुई है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स जो कि एटम्स के बीच में है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, सिंपल से एक बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें पता है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हम देख के आए हैं 1s1, यानी कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को मैं इसे डॉट से दिखा रही हूँ, जो आप आगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखोगे या पढ़ भी चुके हो आप अपने स्कूल में। अभी हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मेरा बेटा। अगर मैं मान लो एक और हाइड्रोजन ले लूं, तुमने सुना होगा, अपन ने पढ़ा भी था ये, कि 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s2 इज फुल्ली फिल्ड, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, याद करो, Yes, d में ma'am. 10 आ सकते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। नोबल गैस में क्या होते हैं, अपने फुल्ली फिल्ड होते हैं, ना तो उनको लेने की जरूरत होती है ना देने की जरूरत होती है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो या तो एटम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, है ना, या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो ये कहेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन में तो मैं हूं नहीं स्टेबल, तो क्या करता है, ये शेयरिंग कर लेता है। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. शेयरिंग करने से क्या हो रहा है, शेयरिंग करने से जो इसको क्या मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, दैट इज व्हाई ये कंबाइन हो रहा है, ठीक है। इसका ड्यूप्लेट कंबाइन, मतलब इसका ड्यूप्लेट बन रहा है, इसलिए कंबाइन हो रहा है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है मेरा बेटा, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p4 कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 6। Yes, ma'am. है ना। और ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा पेस ज्यादा रखूंगी कंसिडरिंग कि स्कूल में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास भी एक और ऑक्सीजन देख लो, 6। अब एक बात बताओ, इसको कितने और चाहिए अपने को, अगर मान लो पी वाले को कंप्लीट कराना है हेमंत, तो इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए, क्योंकि 2 और आ जाएंगे तो तुम कहोगे कि मैम इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। Yes, ma'am. तो ये क्या कहेगा, मैं अपने क्या करता हूँ भाई, तेरे साथ क्या कर लेता हूँ, मैं 2 शेयर कर लेता हूँ, आजा। तो किस तरीके से आप बॉन्ड दिखाते हो, ऐसे ही दिखाते हो, ठीक है। Yes, ma'am. एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है, बन रहा है, तो आप देख रहे हो। तो ये क्यों कंबाइन किया, क्यों कंबाइन किया, क्योंकि क्या अचीव कर रहा है ये, स्टेबल गैस, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बोलो, अचीव Yes, ma'am. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए कंबाइन हो रहा है। तो एटम कंबाइन होते ही इसलिए हैं क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। अपने को भी क्या चाहिए जिंदगी में, बताओ, अपने को भी क्या चाहिए इंसानों को, स्टेबिलिटी। Stability. अब एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। और मैंने याद करो बताया भी था तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि इलेक्ट्रॉन अपनी लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहता है। याद करो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी अपन ने कहाँ से चालू की थी, लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो Yes. यहाँ पे कंबाइन क्यों करना चाहते हैं, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस क्यों नहीं कंबाइन करना चाहते हैं भाई साहब, क्योंकि उनके पास ऑक्टेट उनका कंप्लीट है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपके जो बाकी सवालों के जवाब है, लाइक
आपका ये H3 क्यों नहीं बना, ये तो तुम बता दोगे मैम H3 क्या करेंगे बना के, H2 में तो हो गया उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। ठीक है, मॉलिक्यूल की शेप्स ये सब हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जहां पे तुम वीबीटी पढ़ने वाले हो, वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ने वाले हो, फिर आगे तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हो। ये जो मैंने टॉपिक बोल दिया ना, ये है जान इस चैप्टर की, जान। बाकी तो ऐसे हैं, आ भी सकते हैं पेपर में, नहीं भी आ सकते, बट हाइब्रिडाइजेशन या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये एक डाइपोल मोमेंट, ये ऐसे 3 टॉपिक है ना जो बहुत 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 ही ज्यादा पेपर में आते हैं। ठीक है, बट क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग चैप्टर तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, बीच में तो मैं नहीं जा सकती हूँ एकदम उस टॉपिक पे। ठीक है, तो धीरे धीरे चलेंगे उस पे। बच्चे आ गए हैं काफी ज्यादा, बहुत ही बढ़िया मेरा बेटा। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब देखो, माना कि बॉन्ड क्या है, बन तो रहा है ना। अब कुछ ऐसे भी बॉन्ड होंगे जो स्ट्रोंग होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो वीक होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। तो मैंने क्या किया, जो स्ट्रोंग वाले बॉन्ड थे उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो वीक वाले थे उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। अब स्ट्रोंग बॉन्ड कैसे, कौन से होते हैं, मैंने लिख लो, बस जस्ट लिख लो, ऐसे नहीं कह रही इसको आज ही करवा दूंगी सारा, धीरे धीरे विद टाइम। जैसे आयनिक बॉन्ड आज हम डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड आपका स्ट्रोंग बॉन्ड में आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका स्ट्रोंग बॉन्ड में आता है, ये तो सुने होंगे आपने, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके लिए न्यू है, ये अच्छा भी है, मस्त है ये। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, या आपने हो सकता है कहीं पहले पढ़ा हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद वीक बॉन्ड कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड पे भाई साहब एक अलग क्लास है अपनी, लास्ट क्लास। वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस तो हर मॉलिक्यूल के बीच में मिल जाते हैं। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस सुना है क्या आप लोगों ने मेरे मुंह से कभी? मैम पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। हाँ, वंडरवॉल, यस, वंडरवॉल रेडियस हमने पढ़ी थी। तो वंडरवॉल फोर्सेस का बेसिकली कहाँ पे आता है, तुम्हारे स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में आता है, जो कि तुम्हारा डिलीट हो गया। वहां पे पहला पहला टॉपिक होता है डिफरेंट टाइप ऑफ आपके वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल जो फोर्सेस होते हैं ना, हर मॉलिक्यूल में मिलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस, ये काफी वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आता। रीजन क्या है इसके ना आने का, बिकॉज ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है और वो डिलीट हो चुका है। बट डोंट वरी, अब इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस जरूर करेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो कि वीक फोर्सेस होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम नो डाउट डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसको सिर्फ लिख लो ऐसे, आपको कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। हाँ जी प्रणवी, सॉरी मैम, गलती से हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। मैं तभी सोच रही थी कि हाँ, मुस्कान या आफ्ताब? मैम आफ्ताब। हाँ जी, बोलो जी। मैम ये पूछना था, ये वंडरवॉल जो फोर्सेस होती है वो नोबल गैसेस में भी होती है ना? हर मॉलिक्यूल में मिलती है तुम्हें वंडरवॉल फोर्सेस। मैम एक बार बैक स्लाइड कर दो। जो ज्यादा कम मात्रा में मिलेगी ना वैसे तो, या हाँ, मतलब वीक फोर्सेस होते हैं, नोबल गैसेस में भी होती है वीक फोर्स होते हैं ये बेसिकली। जैसे मान लो तुमने सुना होगा O2 सुना होगा तुमने, O3 O4 नहीं सुना होगा। ठीक है, O3 सुना है मैम। और हाँ, मतलब ओजोन तो सुना है आपने। ठीक है, O4 नहीं सुना होगा। तो अगर मान लो मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पास में लेके आना चाहती हूँ ना, तो नहीं आएंगे, इनके बीच वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो मतलब हर मॉलिक्यूल में तुम्हें वंडरवॉल फोर्सेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बस मैं ये कह रही हूँ कि ये ध्यान में रखना कि जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, वो अपने स्ट्रॉन्ग उसमें नहीं आते हैं। ओके मैम। बस अब अभी अपने को ये याद रखने हैं। विद टाइम जब अपना ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा, देन वी कैन टेक 15 to 20 मिनट्स टू डिस्कस ये वंडरवॉल फोर्सेस, क्योंकि ना इसके बहुत सारे टाइप हैं। लंडन फोर्सेस, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, जो आप पढ़ते हो स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो चैप्टर डिलीट हो गया। ठीक है, बट इट्स ओके, हम कर लेंगे थोड़ा बहुत डिस्कस। ठीक है, तो ये अच्छा, ये तो सेम स्लाइड ही हो गई, ये आपने ऑलरेडी लिख लिया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके मैम। ओके मैम। यस। अब हम आते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो ये पहला टॉपिक है जहां से सवाल बनता है। ठीक है, अच्छा क्या लिखा हुआ ऊपर,
कोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, भाई साहब क्या बॉन्ड बनने से होने क्या वाला है, क्या क्या कारण है जो बॉन्ड बन रहा है। तो देखो भाई साहब, ओके, आपको एक चीज बता दूं जो आपके पूरे 11th-12th में काम आएगा। जब बॉन्ड बनते हैं एनर्जी रिलीज होती है, कहीं पे लिख लो ये, ठीक है, काम आएगा तुम्हारे। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, समझे। जब किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है देन एनर्जी रिलीज होती है, एंड जब बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसका किसके बीच में है, अगर मान लो, ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास लेट से ए एटम है और ये बी है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट से उसको आप डी कंसिडर कर लो, ये क्या है तुम्हारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। एक बात बताओ, तुम इसको रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लो दो बंदे हैं, लड़ाई हो चुकी है, दूर दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। अगर मान लो दो बंदे बहुत दूर हैं, ना तो लड़ाई झगड़ा उसमें, ना ही प्यार मोहब्बत है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो जो ये वाली स्टेज दिखा रही है अपने अपने को, तो बेसिकली यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ना तो उनमें प्यार है और ना ही उनमें लड़ाई झगड़ा है, मतलब ना ही तो अट्रैक्शन है, ना ही तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना ही वो रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास कोई ए एटम है, उसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ऐसे ही दूसरा बी वाला होगा, उसके पास उसका न्यूक्लियस और उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक तो हमारा एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके बीच में, मान लो ए का न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या कर सकता है, रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकता है। रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, कौन से, दोनों के न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स। तो ये दो तरह के फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। ध्यान रखना, अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा है तो ही आपकी यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं। अगर रिपल्सिव फोर्सेस है, मतलब अगर रिपल्शन हो रही है, तो भाई साहब वो दूर भागेंगे ना, देख रहे हो। तो सबसे पहले क्या है भाई साहब, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, तो जो ये डिस्टेंस है वो धीरे धीरे देखो कम हो रहा है, देख पा रहे हो, यस मैम। धीरे Yes, धीरे कम हो रहा है। मतलब ma'am. ये वाला कौन सा पॉइंट है आपका, बेसिकली यहाँ पे पहले दूर दूर थे, देखो ऐसे बहुत सिंपल है, सिर्फ ये डायग्राम की पिक्चर अपने दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली अभी एटम दूर दूर है, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है, जैसे जैसे धीरे धीरे पास आएंगे तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट, अट्रैक्शन बढ़ेगा। और पास आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये वो वाला पॉइंट है, दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। जैसे ही यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाएगा, वो स्टेज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइम पे, गेटिंग माय पॉइंट। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज योर बॉन्ड एनर्जी। क्या होती है बॉन्ड एनर्जी, लिखो एक बार सारे, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। लिख दूं मैं, बॉन्ड एनर्जी क्या है, क्या दिखा रहा है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग During bond formation. ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। Yes मैम। और इस टाइम पे देखो एनर्जी सबसे कम है, एनर्जी सबसे कम है, और अगर एनर्जी कम है तो मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
हाँ के ना, ध्यान रखना ये एनर्जी कौन सी Yes, बात ma'am. कर रही हूँ मैं, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ये मत समझना कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, नहीं। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली, मैंने शायद पहले भी बताया था, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Yes, ma'am. स्टेबिलिटी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी होता है कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, या यू कैन ऑल्सो से इन टर्म्स ऑफ कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब बॉन्ड बना। ठीक है, तो आपका बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है बॉन्ड एनर्जी। तो ये वाली कौन सी है यहाँ पे, इस टाइम पे क्या है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, और इस टाइम पे भाई साहब मॉलिक्यूल में भयंकर स्टेबिलिटी है। ठीक है, या और ये भी लिख सकते हो तुम, ये क्या है यहाँ पे, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स। अब क्या हुआ, मान लो इधर आओ, अट्रैक्शन रिपल्शन हो गया बराबर। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक स्टेज ऐसी आई हद से ज्यादा पास आ गए, क्या होगा, रिपल्शन चालू, बताओ, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन चालू। Yes, और ma'am. अगर रिपल्शन चालू हो गया तो एनर्जी देखो एकदम से क्या हो गई है, बढ़ गई। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वाली स्टेज कौन सी है, जहां पे एनर्जी क्या है मेरा बेटा, हमारी मिनिमम है, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। Repulsion. ठीक है, आपको अट्रैक्शन ज्यादा चाहिए होती है रिपल्शन से, ये ध्यान रखना। अगर रिपल्शन भाई साहब ज्यादा होगी तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस। ठीक है, इसलिए मैं शायद मैंने पता नहीं पहले आपको बताया या नहीं, अभी सुन लो। अगर मान लो ये आगे के लिए भी है, अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, जब भी बॉन्ड बनता है ना, एनर्जी देखो, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना बॉन्ड बनते टाइम, उतना ही तुम्हारा बॉन्ड स्टेबल होता है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे याद करो, मैं कोई एक टॉपिक कौन सा करा रही थी तुम्हें, नाइट्रोजन वाला। हाँ, नाइट्रोजन 1s2 2p3 था, मैंने कहा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, अपन ने कहा था नहीं, खुशी खुशी लेना नहीं चाहेगा। तो उसमें भी क्या होता है, एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन जितनी रिलीज होती है उससे ज्यादा हमें देनी पड़ जाती है उसके रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, तो वो Yes, हमारे ma'am. फायदे का काम नहीं है। फिर हमें ऐसी चीज चाहिए, कोई रिएक्शन हो रही है ना, तो उसमें अच्छी खासी हीट रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि देखो बॉन्ड को तोड़ोगे एनर्जी तो चाहिए, बनेगा तो एनर्जी रिलीज भी होगी, लेकिन जो चेंज आता है वो क्या होता है, वो हमें देखना पड़ता है। अगर बॉन्ड स्टेबल है तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, तो हम कहते हैं हाँ भाई जो रिएक्शन हो रही है वो फेवरेबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो जाना चाहती है। ये मैं थोड़ी सी आगे की बात बता रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब फटाफट से ये पढ़ लो और मुझे कंफर्म करो, हाँ मैम हो गया। व्हेन टू एटम्स अप्रोचेस टू ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। ठीक बात है। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, Yes, ma'am. टू न्यूक्लियाई एंड, हालांकि एनसीईआरटी में डायग्राम काफी पन्नों बाद है, मतलब जब तुम पेजेस टर्न करोगे तो ये बहुत पेजेस बाद है, इट्स ओके, क्योंकि इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले बताना ज्यादा बेटर रहता, तो मैंने बता दिया। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन देन द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। डी बोल रहा है अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब मैंने कहा है कि बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर रिलीज हो रही है तो यानी कि एक्सोथर्मिक, तो जो आपकी एनर्जी होगी उसका साइन क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना, और पॉजिटिव मतलब एनर्जी क्या Absorb होता है, होना. यस, एब्जॉर्ब होना। ठीक है मेरा बेटा। तो ये डायग्राम का समझ में आया। फिर देखो पहले क्या थे, दूर दूर थे, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं था, नो रिपल्शन। फिर पास आए, यहाँ पे अट्रैक्शन वाला फैक्टर डोमिनेंट हो रहा है। फिर एक स्टेज ऐसी आई भाई साहब जब दोनों ही बैलेंस कर गए। ठीक है, ना तो रिपल्शन हो रही है, मतलब जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना रिपल्सिव है, इस टाइम पे भाई साहब तुम्हारा जो है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक हद से ज्यादा पास आ गए तो रिपल्सिव फोर्सेस विल डोमिनेट और आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक बात है। बॉन्ड एनर्जी कोई पूछे बता दोगे, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड Yes, ma'am. फॉर्मेशन। ध्यान रखना, रिलीज मतलब नेगेटिव से हम दिखाते हैं, एब्जॉर्ब मतलब हम पॉजिटिव। Positive. दिखाते हैं। और ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ही मिल रही है, मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, बिकॉज मिनिमम ma'am. एनर्जी है, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियाई या बिटवीन टू
एटम्स। बस यही बोलता है डायग्राम, इससे ज्यादा कुछ करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, कल है ना अपनी क्लास रिवीजन असेसमेंट में, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगी। हालांकि नीट में तो नहीं आया इससे रिलेटेड, बट यस जेई में आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तो वो हम करेंगे, मैं लेके आऊंगी रिवीजन असेसमेंट में, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल, आज की क्लास में कुछ मुश्किल है नहीं। ऑक्टेट रूल, क्या ये सबने पढ़ा है मेरे बच्चों ने ऑक्टेट रूल? मैम पढ़ा है। यस मैम। यस मैम। देखो, एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं और तुम भी इस लैंग्वेज को समझोगे कि मैम अगर 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इट मींस दे फॉलो द ऑक्टेट रूल, यही मतलब है, ठीक है। ओके, जैसे तुम्हारा एग्जांपल ले लो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मैम? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट से दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और क्लोरीन ले लो। 2 क्लोरीन क्यों दिखा रही हूँ मैम? इसके पास होते हैं 1s2 2s2, बोलो 2p5 होते हैं, 1s2 2s2 2s2 2p5। वो कहता है 2p5। अगर मेरे को कहीं 2p5। से एक मिल जाए तो भाई साहब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये क्या कहता है, चल मैं शेयर कर लेता हूँ, और ये कहता है चल मैं भी ले लेता हूँ। तो बेसिकली ये दोनों आपस में कंबाइन किए हुए क्योंकि इन्होंने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। O2 ले लो, N2 ले लो, तो ये सिंपल क्या है, आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बिटवीन 2 एटम शेयर कर रहे हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, देखो ये बन गया ये इनके बीच में, बट दिस वी विल डिस्कस। अच्छा ओके, मैंने हाँ 3s2 3p5 होता है, मैंने सेकेंड पीरियड का बना दिया इसको, सो सॉरी, थैंक यू पूर्वा। 3s2 3p5 होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हो गए, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। हालांकि देखो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना बाद में लूंगी, बस मैं हल्का सा बता देती हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, शेयर एक करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब देता एक है लेकिन शेयर दोनों करते हैं। फिर बोल रही हूँ Yes, देता ma'am. एक है, शेयर दोनों करते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय ओनली 1 एटम। थोड़ा सा हल्का सा, जैसे इसका जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है वो ये होता है, थोड़ा सा बता रही हूँ, वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो। अगर आप देख पा रहे हो बोरोन और फ्लोरीन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, गेटिंग माय पॉइंट। Yes, ma'am. नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है मैम, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको दे देता है, और शेयर दोनों करते हैं। देता एक है लेकिन शेयर दोनों करते हैं। तो ये जो मैंने दिखाया ये एरो से, यही क्या होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट Coordinate bond. नहीं समझ में आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन मेरा बेटा, क्या ऑक्टेट रूल हमेशा हर कंपाउंड में फॉलो हो रहा है क्या? नहीं मैम, No, ma'am. मैम। नो मैम, नो मैम। नहीं हो रहा। यहाँ से सवाल आता है, देयर आर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, देयर आर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे आप लिमिटेशन डाल दो, एक्सेप्शंस डाल दो, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि यहाँ से सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कहाँ से बताया, यहाँ से बताया, दूसरा मैं लिख रही हूँ यहाँ से। ऐसे तुम्हें ना नोटबुक में भी लिखते रहो, जहाँ पे तुम नोट्स बना रहे हो, तुम्हें पता रहेगा कि हाँ मैम ने कहा था कि यहाँ से सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आए भी हुए हैं। सबसे पहले तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल आयन, कौन से वाले, डी ब्लॉक वाले। सिर्फ एग्जाम्पल देखो क्या समझाना चाहती हूँ। अपने पास ऑक्टेट होने के लिए क्या क्या करते हैं अपन, जैसे सोडियम है, क्या होता है अपना 281 होता है 11, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, तो बेसिकली क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, 28 में हो जाता है ना, Plus. ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे मैग्नीज की लेती हूँ, रवीना क्या हुआ, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज?
मैम इसका 25 होता है ना एटॉमिक नंबर? हाँ जी, इसका 25 होता है। मैम 1s2 2s2 हम्म 2p6 हम्म 3s2 हम्म 3p6 हम्म 4s2 हम्म 3d5। वेरी गुड, 3d5, ठीक है। यस मैम। अगर मैं मान लो यहाँ पे मैग्नीज +2 ले लेती हूँ तो तुम ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे ना? ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब एक बात बताओ, जो सोडियम में हम 281 लिखते हैं वो लिखते हैं कि फर्स्ट शेल में 1s में इतने हैं, सेकंड वाले में 8 है और 3 में 1 है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 1 में तो कितने हैं, 2 है, सेकंड वाले में 8 है, लेकिन थर्ड वाले में देखना कितने होंगे, 8 और 5 13। 13। कर दिया उल्लंघन ऑक्टेट रूल का, बोलो। यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस तो मैम। आपके जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं वो किस में आ जाते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल में आ जाते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी आती है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नॉर्मल, अगर मैं मेरा बेटा इनर्ट गैस की बात करूं तो इनर्ट गैस क्या होता है, हम बोलते हैं भाई साहब 8 इलेक्ट्रॉन S2p6, ठीक है, यही होता है ना, और 2। अगर मैं बात करूं सूडो इनर्ट गैस की, सूडो मतलब फोल्स, उसमें क्या होता है S2p6d10, S2p6d10, ये क्या होता है आपका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मान लो तुम कॉपर ले लो Cu+ का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। आगे बोलो 3s2 3p6 3d5 बस। 3d5 नो मैम 3d6, सॉरी 3d6 नहीं, 3d10। 4। 4s1 तो 1 हो गया ना, तो एक तो मैंने उड़ा मैम। दिया वहां से इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया ना अपना, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर तुम इसका देखोगे तो 2 8 और ये कितना हो गया, 16 और 2 18, हो 18। गया ना ऑक्टेट रूल का यस पंगा। मैम। और ये किस टाइप का है देखो, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, अगर मैं इस शेल की बात करूं तो क्या है ये, S2p6d10, ठीक है। तो दिस इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस क्या होता है, नॉर्मल हमारा जो ऑक्टेट वाला होता है S2p6। मैम इसका मतलब ये हो गया ना इनर्ट गैस जैसा, मतलब इनर्ट गैस हाँ, नहीं इनर्ट गैस है नहीं उसका जैसा, यस। सूडो मतलब होता है फॉल्स, झूठा, वैसा वैसा दिख रहा है, ठीक है। हो भी गया, यस मैम। नहीं हुआ तो बताओ। हाँ आफ्ताब अरीशा, क्या हुआ बेटा? मैम मुझे ये पूछना था ना, जो पीरियोडिक टेबल में है, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स और ये सूडो इनर्ट गैस, सारे ही ऑक्टेट रूल को मतलब अनफॉलो करते हैं या कुछ ही होते हैं? ट्रांजिशन मेटल आयंस में देखो ना, जहां पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन मान लो यहाँ पे 8 है ही नहीं, 8 के अलावा कुछ हो रहा है, 11 है, यहाँ पे देखो 13 है, 14 है, जो ऐसे ऐसे वाले मेटल आयंस होंगे वो नहीं करेंगे फॉलो। आपके पास कोई भी दे दे, मान लो ट्रांजिशन मेटल से दे दे, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, पता चल जाएगा आप लोगों को, ओके मैम। ठीक है। अब सूडो में क्या आएगा, सूडो में कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन, S2p6d10। मैंने तुम्हें कॉपर +1 वाला दे दिया एग्जांपल, जिंक 2+ वाला, एक कैडमियम +2 वाला भी होता है, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में आ जाएगा। ये 2 क्लियर हो गए आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मेरा बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब ऐसे कंपाउंड, मेरे कहने का तुम मतलब समझ रहे हो कि ऑक्टेट रूल इनमें फॉलो नहीं करता, बट ये वाले जो भी मैं कंपाउंड्स बताने वाले हूँ, बट दीज कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट करते हैं ये, है ना कि नहीं। जैसे अगर मैं मान लो बात करते एक सिंपल सा सस्ता सा BF3, आप सबको पता है बोरोन के पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, बोलो हाँ के ना। यस मैम। अब ये दो मत बोलना मैम नहीं पता। क्लोरीन के पास 1s2 2s2 2p5 होता है, ठीक है। 2p5। यस, उसको क्या चाहिए होता है, एक चाहिए होता है। तो मैं इसको ना थोड़ा इस तरीके से दिखा रही हूँ, वैसे तुम दिखा दो लो।
अलग से ऐसे दिखाना तो दिखा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब बोरोन के पास तो 3 है, उसको 3 और कहाँ से मिल जाएंगे, फ्लोरीन से मिल जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। मैम तो बेसिकली ये तो ऐसे ही बना पाया। तो कितने हो गए बोरोन के अराउंड, 1 2 3 4 5 6, इसके तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, यानी कि भाई साहब इसकी तो पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया। डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जिसके हो, पास है। एक्स्ट्रा हो। यस, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाँ कि ना। यस मैम। तो इसके पास क्या है, ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट है। ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोवेलेंट। ये एनसीईआरटी में नहीं है ये वर्ड, मैं पहले बता रही हूँ, लिख लो। हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, जैसे AlCl3, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, बोरोन की फैमिली का है भाई, 6। यस मैम। BCl3 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। BF2 कहाँ का है, ग्रुप 2 का है। बेरिलियम इधर आओ, 4 होता है, 1s2 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। देखो इधर, तो ये तो कितने बना पाएगा, 4। कितने ले पाएगा, 4 ही बना पाएगा। यस मैम। रुको, 4। बता देती हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये तो कितने बना पाएगा, 4 ही बना पाएगा, टोटल 4 ही होंगे। तो इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये भी किसमें आ जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स कौन से होते हैं मेरे पास, हमारे पास हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, प्लीज लिख लीजिएगा। अब एक ऐसे होते हैं भाई साहब, ऑक्टेट रूल को ही क्या, एक्सपेंशन, मतलब 8 से भी ऊपर इलेक्ट्रॉन गए, 8 से भी ऊपर इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, चलो जी देखते हैं ऐसे कौन से हैं। इसका रीजन भी बताऊंगी ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ना इस चैप्टर में बहुत कुछ है बच्चों पढ़ने के लिए, बहुत कुछ। अपन ना पूरा 1 महीना भी स्पेंड कर सकते हैं इस चैप्टर में, इतना कुछ है यहाँ बताने को। हाँ, टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा हमें वो चीजें ज्यादा पढ़नी है जहां से क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, देखो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, जैसे ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, इनको हम बोलते हैं हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। मतलब जिनमें क्या हो मेरा बेटा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कुछ कंपाउंड्स है भाई एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा और भी है, जैसे PCl5 है। PCl5 अभी इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है। अभी जब तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन ये सब पढ़ोगे ना, देन यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसके सराउंडिंग में देखना एक बार, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखो SF6 में कितने हो गए, 12। इसमें ClF3 में कैसा होता है, अब 10 हुआ, तुम्हारे अकॉर्डिंग 6 होना चाहिए। देखो इधर एक्चुअली जो इसका शेप होता है वो ऐसा होता है मेरा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 और एक और होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन। दिख तुम्हें क्या रहा होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी तक तुम्हें शेप नहीं पता, इसकी होती है T शेप, आगे जाके तुम पढ़ोगे इसमें। ठीक है, ICl5 में 12 होते हैं, इसमें 14 होते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बेटा ऐसा है क्यों, क्यों मैम ये 8 से ऊपर कैसे बना रहे हैं, ऐसे तो आप इसमें भी बना दो कोई कंपाउंड, है ना, ऐसे आप मैम वो बना दो, BF5 बना दो। सोच में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, तो आप BF5 बना दो, है ना। तो क्यों, मतलब उसमें तो आप बोल रहे हो कि ये कंप्लीट नहीं है, और इसमें आप बोल रहे हो कि मैम 8 से भी ऊपर जा रहे हैं। इसका रीजन होता है मेरा बेटा, अगर तुम एक चीज नोटिस करो तो बोरोन के पास 1s2 2s2 2p1 होता है ना। यस मैम। इसके पास 2d नहीं होता है, इसके पास 2d नहीं होता है, इसके पास 2p होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको भर लेगा, इसको भर लेगा, टोटल इसमें कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, है ना। डी नहीं आ सकता,
मतलब डूडी होता ही नहीं है। जब ये जो आपके पास फोस्फोरस है वो थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड में मतलब 3Tp भी होते हैं, थर्ड पीरियड में 3D इज ऑल्सो देयर ना, तो 3D भी होता है, यानी कि कोई जो बंदा आएगा उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए वो 3D में भी इलेक्ट्रॉन डाल सकता है उसके, दैट इज वाई उसका जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है आपको 8 से ऊपर दिखा रहा है, समझे? तो एक बात ना लिख लो, बहुत काम आएगी ऑर्गेनिक में, केमिकल, और मैं फिर बता रही हूँ जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, तो तुम्हारी जीओसी है वो आपस में काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स तुम जीओसी में पढ़ोगे, तो मैं आपको जीओसी के लिए भी रेडी कर रही हूँ। तो ध्यान रखना, जिनके पास, लिख लो, जिनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं ना, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो ना 5 बॉन्ड बना रहा है फोस्फोरस, नाइट्रोजन थोड़ी ना बना सकता है 5, उसके पास है ही नहीं डी। सल्फर देखो 6 तक जा रहा है, सल्फर 6 तक जा रहा है, आयोडीन भाई साहब 7 तक जा रहा है। ये क्यों बनाते हैं, मतलब क्यों इतने ज्यादा बॉन्ड बना पा रहे हैं? बिकॉज इनके पास खाली जगह है भाई लेने के लिए, बोरोन उनके पास है ही नहीं, 2p या डी है ही नहीं, तभी तो बेचारा देखना 3 में ही खुश है। ठीक है, तो ये सब होता है, ये होती है रीजन इनके पीछे। उसके बाद आओ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं, नाम से पता चला ओड इलेक्ट्रॉन। यस मैम, ठीक है, यस मैम, ऑड नंबर। रट्टा मार लो, इसका रट्टा मार लो, इतना इंपॉर्टेंट है। कैसे रट्टा मारोगे फिर मैं समझाती हूँ। नो नोट टू ClO2, नो नोट टू ClO2, नो नोट टू ClO2। अब इसकी कैसे है, क्या है, देखो NO का तो आपने सुना भी होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। ये देखो जो NO का बॉन्ड इस तरीके से बनता है, ये NO, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना पाता है। देखो इसको ऐसे समझो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3। यस मैम। ठीक है, ओके, टोटल कितने हैं इसके बाद, 5 है ना, 5, क्योंकि वैलेंस शेल की बात करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है, ध्यान रखना, इसकी बात नहीं करेंगे, इससे हमें लेना देना है। 2s2 2p3, तो टोटल 5 है, 2 तो ये इसमें यूज कर लिए इसने, बचे कितने, 3। यस मैम। यस मैम, हो गया Yes, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इस पे आओ, Yes, NO2 पे आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, अब इधर आओ, इधर आओ, 2 तो इसने बना लिए, बचे कितने, 3 और, तो 2 इसने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अभी हालांकि बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं हो रही होगी क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं पता, बट मैं बता रही हूँ ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, अब रटवा दूंगी तो फिर वो और भी खराब लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4, बचा कितना, 1। दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन, बोलो। यस यस मैम, डोंट पे। यस मैम। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन के पास 3s2 3p5 होता है, टोटल 7 होते हैं वैलेंस में। इधर आओ, ऑक्सीजन ध्यान रखना, कुछ चीजें ना ध्यान रखनी होंगी तुम्हें। ऑक्सीजन भाई साहब 2 बनाएगा, 3 बनाएगा तो उस पर प्लस का चार्ज आता है, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज ऑक्सीजन को क्या चाहिए होता है, 2 ही तो चाहिए होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, हाँ के ना, 1s2 2p4, ठीक है। अच्छा ओके, तो क्लोरीन के बाद टोटल 7 होते हैं, 1 2 3 4, 4 तो इसने ऑक्सीजन के साथ कर लिए, ठीक है, बोलो। यस मैम, ठीक है, बच्चे कितने, 2 लोन पेयर और एक ये बचा और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बोलो। यस मैम, यस मैम। यस, तभी इसको क्या बोला जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोला जाता है। हाँ सलोनी बेटा बोलो। मैम ये जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये लोन पेयर ही है क्या? नहीं 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 नहीं, ओड इलेक्ट्रॉन होते सिंगल, बेचारा अकेला ओड, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तुम्हारे पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, अगर सुना होगा, पैरामैग्नेटिक होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस मैम, ये लोन पेयर तो ये होता है मेरा बेटा, जोड़ी होती है साथ में अपने, यस मैम। ठीक है। हाँ बेटा बोलो। मैम जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन अगर 2 बना सकते हैं और अगर 3 बना लेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो वो पॉजिटिव साइन क्या डिनोट करता है? कि उसने अपने जितनी उसकी वैलेंसी होनी चाहिए थी उससे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है, तब आता है आपका पॉजिटिव। अगर एक कम बना लेता है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव। ये जब आगे आगे तुम धीरे धीरे बढ़ोगे ना आगे, मतलब मैं आने वाली 1-2 क्लासेस में तो वहां पे फॉर्मल चार्ज निकलवाना सिखाऊंगी तुम्हें, तो वहां पे और क्लियर होगा। अभी मैंने बोले लिख लो, काम आएगा तुम लोगों के, ठीक है।
जो अपने देखो नाइट्रोजन बना सकता है 3 बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई अपने जितना बनाना चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा कर रहा है, अपनी वैलेंसी को बढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव। और अगर मान लो नाइट्रोजन कहीं आपको दिख जाए ना 2 बना हुआ है 2, तो पक्का उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है। ओके मैम। लिख लो इसको और मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैम डन। डन। यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके Yes. बाद एक और ये एक्सेप्शन है नोबल गैस वाली। वो कह रहे हैं कि नोबल गैस विच हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट इन केस ऑफ हीलियम, बिकॉज हीलियम में आपको पता है 1s2 होता है, ठीक है। वो कंपाउंड्स नहीं बना सकते, बनाने चाहिए वो बोल रहे हैं, है ना, बिकॉज उनको लेने वेने की जरूरत नहीं है। बट इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें याद करो बताया था जिनोन के ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कुछ कंपाउंड्स देखने को मिले हैं, क्रिप्टोन का एक कंपाउंड KrF2 देखने यस को मिला मैम। है। तो these Yes, ma'am. are also exceptions of octet rule। बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा तो नहीं पूछने का एग्जामिनर, ठीक है। ओके मैम। चलो Yes. चलो अब आते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अभी बताया ना मैंने ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, जिसमें आयनिक बॉन्ड पहले पहले नंबर पे था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ रहा था ये। तो आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड बेसिकली वो केमिकल बॉन्ड है जो आपके 2 एटम्स के बीच में बनता है। बनता कैसे है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक बंदा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा क्या करता है, लेता है, दैट्स इट। तो लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एटम टू अनदर, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, आयनिक, आयनिक बॉन्ड। या यू कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम से, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। पहली चीज क्लियर हुई? Yes, यस ma'am. मैम। अगर आपको Yes, इसकी ma'am. थ्योरी पढ़नी है ना, मैं इसका मॉड्यूल भी अपलोड कर दूंगी। अवंती का मॉड्यूल बोले तो एक तो वो जिसमें तुम क्वेश्चन करोगे, है ना, एक वो मॉड्यूल जिसमें थ्योरी होती है, वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की थ्योरी है। मतलब इवन जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ उसी को रेफरेंस लेके पढ़ा रही हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें अच्छा लेवल का करना है ये, तो नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगी, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल भी दे दूंगी, तुम थ्योरी उसमें से भी पढ़ सकते हो। तुम्हारा जब तुम थ्योरी पढ़ोगे ना, तुम खुद देखोगे अरे ये तो मैम ने आज ही क्लास में करवाया है, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा स्टोर। चलो जी, ठीक है। आगे वाला पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स बना लो, पॉइंटर्स बना लो। सेकंड बोल रहा है पॉइंट की इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सिमिलर एटम्स। समझ आया? 2 सिमिलर एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे 2 एटम लेने हैं जो एक तो देना चाहता और दूसरा लेना लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो दोनों डिफरेंट नेचर के होने चाहिए। 1 atom should have the tendency to lose electron, that is electropositive in nature, and the other atom should have the tendency to accept electron, that is electronegative in nature, ठीक है। और इनके बीच में जो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। क्योंकि मेरा बेटा अगर एक बंदा इलेक्ट्रॉन देगा तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, अगर दूसरा लेगा, एक देगा तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, अगर लेगा दूसरा तो अपने ऊपर नेगेटिव लेगा। तो बेसिकली आयंस बनने वाले हैं, कैटायन और अनायन बनने वाले हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को ही हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अब यस ये मैम। एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट लिख लो, जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई बंदा देगा या सामने वाला गेन करेगा, वो उसकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंस। एक बार लिख लो, देन अपन एग्जांपल करते हैं। फटाफट से लिख लो एक बार इसको, बहुत सिंपल चीजें हैं, इस पे टाइम बर्बाद अपन फालतू का करेंगे नहीं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट है लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये तुमने पहले नहीं पढ़े हैं और ना ही एनसीईआरटी में है ये, तो वो अपने को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना आज की और कल की क्लास में। अभी ये लिख लो फटाफट।
डन। डन। क्या बात है भाई। चलो चलो एग्जाम्पल करते हैं। सबसे सिंपल ले ले NaCl। हाँ, NaCl में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अब मैंने तुम्हें सिखाई दी है। बाकी बचपन में तुम 281 वाले भी पढ़ते थे, है ना? मैम आपने Yes, CL कहाँ ma'am. लिया? क्या करा है मैंने? CL कहाँ लिया आपने? Cl लूंगी ना। ओके ओके मैम, आपने NaCl बोला ना इसीलिए अभी। अच्छा, मेरे को लगा मैम सेब खा रहे हो क्या। यस मैम, ऐसे ही लगा। है ना, ऐसे ही लगा ना। मैंने कहा सेब तो नहीं खा रही मैं। सोडियम, सोडियम का 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 281 होता है। तो अब ये बेसिकली इसको क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं। ठीक है, तो मैं इसको ना, देखो अब ना ध्यान से सुनना, जो मैं डॉट लगा रही हूँ ना, ध्यान रखना, ये डॉट को मैं कैसे दिखा रही हूँ। ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके मैम। 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो अपना वैलेंस शेल कौन सा है बताओ भाई। थर्ड वाला है, तो मैंने दिखा दिया एक इलेक्ट्रॉन उसका। आ जाओ जी, Cl भैया जी भी लेने पड़ेंगे। आओ, Cl भैया जी में होते हैं 3s2 3p5। टोटल कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 7। बनाओ भाई 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके। ये चाहता है सोडियम मैं एक दे दूं, या इसको आप 287 लिख लो ताकि थोड़ा सा मैं सही तरीके से समझा पाऊं। ये चाहता है मैं एक दे दूं, ये चाहता है मैं एक ले लूं, तो हमें यही तो चाहिए, दो लोग, एक चाहे आ जाए, दूसरा चाहे चला जा। ये दे Yes, के ma'am. खुश है, ये दे के खुश है, वो लेके खुश है, तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो बेसिकली Okay, ma'am. सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया ना उसने, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हम इसको लिखते कैसे हैं, NaCl। बोलो, Yes, ma'am. अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलूं सोडियम ma'am. की, कितनी हो जाएगी, 1, बिकॉज उसने एक One इलेक्ट्रॉन। उसने lose करा। और अगर मैं क्लोरीन की बोलूं तो कितनी हो जाएगी, 1, बिकॉज One. उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। माइनस प्लस मत लगा देना, ठीक है। Okay, ma'am. एक दूसरा एग्जांपल बताओ, कौन सा ले, MgCl2 का ले ले। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो आओ, Mg में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है, याद करो 3s2। Yes, ma'am. 12. तो मैं कर दूं फिर इसको ऐसे। और क्लोरीन में क्या होता है, हमें अभी पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं इसको दो ऐसे दिखा लेने देती हूँ। पड़ेंगे। 2 क्लोरीन, वेरी गुड, 2 क्लोरीन में हम लेने पड़ेंगे हमें। देखो, अब मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 देना चाहता है, क्लोरीन है 2, क्या करेगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, तो इस पे 2. कितने का चार्ज आएगा, 2 2 plus. +2 का। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो इसने क्या किया, ये किया। या आप इसको, और लिखते कैसे हो आप, लिखने में ऐसे लिखते हो MgCl2 Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2Cl नेगेटिव। चार्ज शुड बी बैलेंस ना, 2 का पॉजिटिव, Yes. 2 का ही नेगेटिव। ठीक है, जब आगे आप रिएक्शन सीखेंगे ना, तो आप ऐसे लिखेंगे, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक प्लस, ऐसे। बस हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड है, चार्ज शुड बी बैलेंस। आप देख रहे होगे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, 2. सारे बोलो, लव, दीपांकर, 2. सोनी 2, हिमांशी 2, 2. और क्लोरीन की 1. 1, एक Ma'am, क्लोरीन कितनी है, 1। सिंपल है, बोलो कुछ है क्या इसमें, No, ma'am. No, ma'am. No, नहीं, ma'am. नहीं है। आगे चले, बताओ एक बार अगर लिख लिया है तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखिए, बुलेट्स बना के लिखिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेरा बेटा, Na+, जैसे मान लो Na और Cl के बीच में, क्योंकि केटायन और ये आयन, तो इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है,
इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और कभी भी आयनिक बॉन्ड हमें ये नहीं बताते कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो आपके डायरेक्शनल होते हैं, देन आप उसकी हेल्प से बता सकते हो कि आपके मॉलिक्यूल की शेप क्या है, जो आप आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस लिख लो इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। बेसिकली जो NaCl होता है इसका क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, लैटिस में अरेंज होते हैं Na+ Cl नेगेटिव आयंस। अब लैटिस क्या होता है, यही क्वेश्चन है क्या जिसने हैंड रेज किया? यस मैम। रुकते नहीं हो, मतलब रुकते नहीं हो तुम लोग हैं, मतलब जैसे तो ना मैं लैटिस बोलते ही भाग जाऊंगी, बताऊंगी, मेरे को पता है पूछोगे लैटिस क्या होता है। लिखो क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। बेसिकली क्या होता है, 3 डायमेंशन में, ठीक है, जो सोडियम और क्लोरीन होते हैं Na+ Cl नेगेटिव, उनको अरेंज किया जाता है, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में आप उसको रिपीट करते हो तो एक हमारा लैटिस जनरेट हो जाता है। ठीक है, दैट इज योर क्रिस्टल लैटिस। जैसे NaCl का हो गया क्रिस्टल लैटिस, MgCl2 का हो गया क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ओके। और जब ये क्रिस्टल लैटिस बनता है ना, एनर्जी रिलीज, जो जब आपका क्रिस्टल लैटिस बनता है, मैंने कहा जब कोई चीज बनती है तो रिलीज होता है एनर्जी। Yes, तो ma'am. एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल। मान लो तुम 1 मोल ऑफ NaCl बना रहे हो, तब जो ये जब पास में आएंगे ना, जब ये क्रिस्टल, क्योंकि लैटिस में क्या होता है, आयंस को आप अरेंज ही कर रहे हो ना, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव। तो जब आपका लैटिस बनेगा ना, तो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक पॉइंट लिख लो, आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मम्मी मॉलिक्यूल थोड़ी ना है। गेटिंग माय Yes, पॉइंट? ma'am. दैट इज व्हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है बस। और एम्पेरिकल फॉर्मूला तो तुम्हें लोग को पता ही है क्या होता है। क्या Yes, होता है? ma'am. Lowest मतलब जो यस, स्मॉलेस्ट हम होल नंबर smallest रेशियो होता है, बिटवीन yeah. कैटायन एंड एनायन। जैसे मैं बोलूं 100 Na के मॉलिक्यूल्स, मतलब Na+ है और 100 आपके Cl नेगेटिव है, तो किस रेशियो में हो गए, 1:1। ठीक है, सो यस, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन कैटायन एंड एनायन। मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं बोलते। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो मैं आप बोलोगे नहीं मैम मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। आयनिक कंपाउंड्स में हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला मास। सुना है क्या तुम लोगों ने? मैम सुना तो है। कोई नहीं, बस मैम सुन के छोड़ भी सकते हो। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे हम मॉलिक्यूलर मास की ना बात करके किसकी बात करते हैं, फॉर्मूला मास की करते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, निकलता सेम ही है, निकलता ऐसे ही है, 23 + 50 35.5 निकलता वही है। ठीक है, ओके मैम। ये तो अगर मैं बात करूं सोडियम, तो NaCl क्या है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि NaCl इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जैसे H2SO4 है, ये तो क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। CO2 है, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। बट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास नहीं होते हैं, फॉर्मूला मास होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं मेरा बेटा। I'm done. I'm done. I'm done. ओके, मैम डन। बस अब आ जाओ जहां से क्वेश्चन बनता है। मैंने अभी तक कहाँ से बताए थे क्वेश्चन, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। एक तो यहाँ से बोला था डायग्राम से लव, याद है क्या? Yes, ma'am. वेरी गुड। सलोनी, Yes, ma'am. यहाँ से बोला था अपन एक्सेप्शंस ऑफ Yes, ma'am. Limitations है। हाँ, मतलब ये सारा Limitation, सारा आ जाएगा। exceptions. उसके बाद क्वेश्चन बनता है यहाँ से तीसरा। क्या क्वेश्चन बनता है कि अब ऐसा थोड़ी ना है कोई किसी के बीच में भी आयनिक बॉन्डिंग दिखा दोगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी के बीच में भी आयनिक बॉन्डिंग दिखा दोगे, कंडीशन होती है। आओ जी कंडीशन देखें। पहली चीज,
देखो एक बंदा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मतलब वो कैटायन बना रहा है। अब तुम खुद सोचो, हमें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, क्योंकि अगर एनर्जी हम कम देंगे तभी तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बोलो यस मैम। Yes, ma'am. अब समझ रहे हो, क्योंकि हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। Yes, ma'am. तो आयनाइजेशन एनर्जी मान लो, एग्जांपल लेते हैं, एक Na+ है, एक ले लो Mg2+ और एक ले लो एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, लगाना है मेरे को। तुम्हें पता है जिसका साइज बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा क्या है, साइज किसका बड़ा, इसका। हाँ कि ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉजिटिव चार्ज लेसर इज द Lesser is the size. यस भूल मैम। जाते हो तुम लोग। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाऊं तो यही है। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन की क्या होनी चाहिए, जो कैटायन बना रहा है उसकी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपका Na+ होगा वो क्या होगा, ज्यादा। हम इन तीनों में से अगर मुझे प्रेफर करना है आयनिक बॉन्डिंग के लिए तो मैं किसको चूज करूंगी, Na+ को चूज करूंगी। Na+. जैसे और ले लो एग्जांपल, मान लो एक सीजियम है, लीना ने की रब से फरियाद, एक रुबिडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम+ है। तो साइज किसका बड़ा है, सीजियम का, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी फॉर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। Yes, ma'am. अब अगर मेरे पास सीजियम है और रुबिडियम है तो मैं कौन सा लूंगी, सीजियम ही लूंगी ना, बिकॉज साइज बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन फट से निकल जाएगा, कम एनर्जी में ही मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही मतलब है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, जो दूसरा बंदा है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसकी या मैं बोल दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ अनायन फॉर्मिंग एलिमेंट शुड हैव हाई नेगेटिव वैल्यू। Yes, ma'am. Got it. व्हाट इट, जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे हमारे पास मान लो Cl है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और आयोडीन है। बोलो Yes, ma'am. यस मैम। तो क्लोरीन सबसे पहले अपने ऊपर लेना चाहेगा माइनस का चार्ज, जैसे इसमें सोडियम अपने ऊपर लेना चाह रहा था प्लस का चार्ज, क्लोरीन लेना चाहेगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि ये क्या था, याद करो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती थी पूरे पीरियोडिक टेबल में, अपने क्लोरीन में। Chlorine. क्लोरीन। क्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा, तो दिस इज अनायन फॉर्मिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके अलावा एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास F नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है और N3 नेगेटिव है, तो बताओ भाई कौन सबसे, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कौन अपने ऊपर लेना चाहेगा जल्दी से नेगेटिव चार्ज, मैम फ्लोरीन, बिकॉज Chlorine. इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक Yes, है। ma'am. ये मतलब है मेरा, क्लोरीन। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, that's it. These are the two main factors. Third, another factor is lattice energy. वो कह रहे हैं कि जब दो लोग मिलेंगे ना, अपन क्या कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो जब दो लोग मिलेंगे तो भाई साहब लैटिस एनर्जी अच्छी खासी अमाउंट में रिलीज होनी चाहिए, और लैटिस एनर्जी तभी रिलीज होगा जब हमारा ज्यादा रिलीज तभी होगी जब हमारा जो आयनिक बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रोंग होगा। यानी कि कहने की बात ये क्या है कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना हमारा आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. मेरा क्वेश्चन था। एक मिनट रुको, ले रही हूँ मेरा बेटा। जैसे Na+ है, Cl नेगेटिव है, ठीक है, तो ये जब पास में आएंगे तो ये भी गैसेस उसमें है, फेज में पास में आएंगे, क्या बना रहे हैं, लैटिस बना रहे हैं। तो जितना ज्यादा आपका स्टेबल आयनिक बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। Release होगी. Release होगी. नेगेटिव। अभी लैटिस एनर्जी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीजें हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। तब तक मैं आफ्ताब का क्वेश्चन ले लेती हूँ, तुम लोग उतार लो। हाँ बेटा। मैम जी लैटिस एनर्जी कभी मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव ही होगी ना हमेशा। देखो अगर आप देखो दो लोग मिल रहे हैं, कोई चीज बन रही है, लाइक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल फॉर्म Yes. हो रहा है तो रिलीज होगी। अगर तुम्हें उस क्रिस्टल को ब्रेक करना है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें लैटिस एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तो फिर वो पॉजिटिव होगी। ओके मैम, मतलब दोनों कंडीशन पॉसिबल है। हाँ
सीधी सी बात है, जैसे एनर्जी में भी आप क्या करते हो, अगर बनता है बॉन्ड तो रिलीज होती है, तोड़ते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है अपने को। यस मैम, समझ बट गया। यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जब दो लोग लाइक Na और Cl मिल रहे हैं तो आपका क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। अगर फॉर्म हो रहा है तो लैटिस एनर्जी शुड बी हाई नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज हम बात किसी कर रहे हैं कंडीशन फॉर द स्टेबल आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन यू कैन ऑल्सो से, जैसे भी आफ्ताब बोल रहा था तो आप लिख सकते हो, ये लिख लेना, मैं इसको आपको हाइलाइटर से बता देती हूँ हाईलाइट करके। लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसेस कंस्टिट्यूएंट आयन। ये भी तो बोल सकते हो तुम। यस मैम। अगर तुम Na+ और Cl नेगेटिव को लाकर NaCl का क्रिस्टल फॉर्म करो तो एनर्जी इज रिलीज। अगर तुम उसी क्रिस्टल को ब्रेक करो इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस तो लैटिस एनर्जी चाहिए होगी। जैसे अगर मान लो इन्होंने, ये आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ देखो कितनी है लैटिस एंथैल्पी 788। इसका मतलब क्या हुआ, 788 kilojule of energy is required to separate 1 mole of a solid NaCl into its Na+ and 1 mole of Cl negative to an infinite distance। बोलो। यस मैम। बिल्कुल तोड़ के भाई साहब दूर फेंक दिया, ठीक है, तो इतनी एनर्जी चाहिए। अब समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है? यस हाँ मैम। रीशा मेरा बेटा। मैम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए और उसे तोड़ने के लिए वो दोनों सेम ही तो होंगे ना? हाँ, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ NaCl बन गया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -788। अगर मैं बोल रही हूँ कि अब इसको तोड़ना है तो उतनी एनर्जी तुम्हें ब्रेक करने के लिए भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ओके मैम। ओके, आगे देखो, ये पढ़ो, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, आप इसको पॉइंटर्स में भी डाल सकते हो। This process involve both the attractive forces between ions of oppositely charged and the repulsive force between the ions of like charges। देखो, अगर जब आपका आयनिक क्रिस्टल बनता है तो आप क्या करते हो, पहले Na+ को रखते हो Cl नेगेटिव, फिर Na+ Cl नेगेटिव, आप अपोजिटली चार्ज को रखते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी तो आपका एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बन रहा है वहां पे। लाइक चार्जेस को रखोगे तो फिर वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस भी आएंगे। ठीक है, the solid crystal being 3-dimensional, it is not possible to calculate the lattice enthalpy directly from the interaction of forces of attraction and repulsion only। इसका मतलब ये बोल रहा है वो कि आपके पास मान लो NaCl का क्रिस्टल है, कभी भी लैटिस एनर्जी हम डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कि भाई साहब Na आया Cl आया लैटिस एनर्जी निकाल दिए। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे लैटिस एनर्जी लाइक डिपेंड करती है। मतलब पहले आपको, जैसे मान लो लेट से यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं, देखो बोन हेबर साइकिल, वैसे इसको आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है लैटिस एनर्जी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे। पहले क्या क्या स्टेजेस आती हैं ये वो दे रखी है। जैसे मान लो मुझे NaCl का क्रिस्टल बनाना है, गेटिंग माई पॉइंट, NaCl का क्रिस्टल बनाना है तो सबसे पहले मैं सोडियम लूंगी, सोडियम है मेरे पास सॉलिड में। पहली चीज, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको गैसियस स्टेट में चेंज करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मुझे गैसियस स्टेट में करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस मैम। सारे Yes, मुझे, मैं फिर बोलूं बोन हेबर साइकिल के सवाल तुम्हारे नहीं आते, जेई में आते हैं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन कौन सी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होती, कैसे कैलकुलेट होते मैं बता दे रही हूँ। तो क्योंकि सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, तो जो भी एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है क्या? अरे ये भाग क्यों रहे हो, क्लास 8:30 बजे खत्म है। हाँ मैम, यहीं बैठे। मैं कह रही हूँ मेरा बेटा, पहले सोडियम सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो तुम्हें यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको तुम बोलो सब्लिमेशन एनर्जी। तो आप एनर्जी दे रही हो, मतलब पॉजिटिव में आएगी ना वो। यस मैम। ठीक है, हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसका आयनाइजेशन करना है, बिकॉज हमें Na+ चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्लस यहाँ पे लिख दो। प्लस का मतलब क्या है, मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके, yes, अब ma'am. मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन तो मेरे पास क्या है, Cl2 होगा, क्योंकि
क्लोरीन तो मुझे इसकी फॉर्म में ही मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करूंगी, मुझे तो क्या चाहिए, Cl नेगेटिव चाहिए, यानी कि मुझे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, बोलो। तो इसको Yes, तोड़ने के लिए ma'am. मुझे क्या देना पड़ेगा, डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी, यस मैम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूं, बिकॉज यू हैव टू, क्या करो, सप्लाई कर रहे हो ना, यस मैम। ठीक है। तो ये टूट गया, ठीक है। दो को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, अगर एक को तोड़ने के लिए बात करूं तो d/2 चाहिए, आधा कर दोगे, बोलो। यस मैम। यस मैम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, फिर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में होगी, बिकॉज डेल्टा H नेगेटिव होगा, रिलीज होगी, देख रहे हो। अब Na+ और Cl नेगेटिव, NaCl सॉलिड बनाएंगे। अब जो यहाँ पे रिलीज होगी एनर्जी, दैट इज लैटिस एनर्जी, जिसको मैं U से दिखा रही हूँ, दैट शुड बी नेगेटिव। बोलो हाँ क्या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम, ठीक है। तो ये होता है, अब देखो यहाँ पे भी यही लिखा है, जो ये पूरी साइकिल दिख रही है तुम्हें मेरा बेटा, ये वही है जो मैंने अभी करके दिखाया, देख रहे हो। पहले मेटल को क्या है, आइसोलेटेड उसमें चेंज किया, है ना, बिकॉज आपको पता आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, याद करो। दैट इज वाई आप पहले सॉलिड को d/2 इज डिसोसिएशन एनर्जी मेरा बेटा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। इधर आओ, देखो इधर आओ, आपके पास जो मेटल है, नॉन मेटल है, मान लो ये सोडियम है और Cl2 है, तो आप देख रहे हो, इसको चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी, इसको चाहिए डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। ये देखो, फिर सोडियम को चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, और Cl को क्या चाहिए, अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देख रहे हो। फिर ये देखो, पास होंगे, प्यार मोहब्बत होगा, अगर इनको पास रखोगे तो अट्रैक्ट ही तो करेंगे, मैग्नेट के साथ लेके आओगे तो दूर थोड़ी ना भागेंगे, पास ही तो आएंगे। अब पास आएंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, और इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। दैट इज, यस, जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, तुम्हारी लैटिस एंथैल्पी। ठीक है जी, इतना पल्ले पड़ा। यस मैम। तो यानी कि कहाँ कहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, एक तो सब्लिमेशन एनर्जी में तुम्हें देनी पड़ रही है, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तुम्हें एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होती है डेल्टा H पॉजिटिव, वहां पे तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एक एनर्जी देनी पड़ रही है, फिर से सुनो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, एक देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक देनी पड़ रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और एक क्या है, नेगेटिव में आएगी, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, और जब बन जाएगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी लैटिस एनर्जी, वो भी नेगेटिव। तो बोन हेबर साइकिल से आप क्या निकाल सकते हो, लैटिस एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। यस मैम। बोलो। हम लैटिस एंथैल्पी निकालने को तो नहीं आएगी ना क्वेश्चन में? नहीं आएगी, फिर भी आप कहोगे तो मैं कल एक क्वेश्चन करा दूंगी, चलो मैं कल करा ही दूंगी आप लोगों को, जब इतना पढ़ ही लिया है तो हमने दौड़ दिया, कल लेके आऊंगी का क्वेश्चन, फिर तुम ही करके दिखाओगे वो, ठीक है। चलो आ जाओ। अब इसके बाद है कि लैटिस एनर्जी, ये हम एक काम करते कल वाली क्लास में कर लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो काफी सारे फैक्टर हैं, कल हम लैटिस एनर्जी कर लेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी कर लेंगे, ठीक है, सोलिबिलिटी, कुछ हैं कॉन्सेप्ट्स जो हम कल कवर कर लेंगे। बस अभी मोटा मोटा ध्यान रख सकते हो तुम, जो लैटिस एनर्जी है ना, वो डिपेंड करती है मेनली दो फैक्टर पे, एक तो चार्ज पे, Z+ और Z- क्या है, चार्ज ऑन कैटायन, और ये क्या है, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। एक तो इस पे डिपेंड करेगा है, और दूसरा डिस्टेंस पे, और ये R क्या है, वही दो एटम के बीच का डिस्टेंस, कैटायन और एनायन का, मान लो ये NaCl, इनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइज बोल सकते हो आप, है ना। तो जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, और जितना साइज छोटा होगा उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ये दो फैक्टर पे आपके डिपेंड करता है। हाँ,
और भी फैक्टर है बट मेनली आपके ये दो फैक्टर हैं, चार्ज बाय साइज। इसको ऐसे भी कर सकते हो यार, चार्ज बाय साइज। ठीक है मेरा बेटा, चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और साइज अगर छोटा होगा तो उस केस में भी लैटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये एग्जांपल NaCl, MgCl2 और AlCl3, मान लो तुम्हें बताना है लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। क्लोरीन तो सब में सेम है, कैसे बताओगे नाउ? किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज ऑन कैटायन, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। तो NaCl की सबसे कम, MgCl2 की उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा AlCl3। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे मैं एक और अगर क्वेश्चन ले लूं, देखो, LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम Cl, सीजियम Cl। अब बताओ, साइज के बेसिस पे बताओगे, जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि क्लोरीन तो सेम है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। बोलो। Ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, वोलेटिलिटी मेरा बेटा जो जल्दी से, जिसकी भाप बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो, जो जल्दी भाप बन के उड़ जाए, मैम ऐसे किसकी होती है, आपको कुछ आइडिया है? वो आपको कंपाउंड्स बताने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, वाटर का और एसीटोन का। ठीक है, ओके डिपेंड मैम। करता है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है मेरा बेटा, कि उसकी वोलेटिलिटी कितनी होगी। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो भाप बन के जल्दी उड़ जाएगा। जैसे एसीटोन जो आप नेल रिमूवर में यूज करते हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो जल्दी उड़ जाता है, इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। वाटर का 100 होता है, मतलब इसका 100 से कम होता है, उसका 100 होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है 100 से, वो जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, मतलब वो ज्यादा वोलेटाइल है। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो कम वोलेटाइल होगा। ठीक है, ओके मैम। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यू कैन टेल कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है, कौन कम वोलेटाइल है। पता नहीं कहाँ कहाँ से एकदम से सवाल उठा के ले आते हो तुम भी। जल्दी आओ, ये क्वेश्चन करो, आओ फटाफट करो, बाकी कल कराऊंगी। एक क्या बोला, एन आयनिक बॉन्ड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। हेमंत, अलीशा, हर्षित, रवीना, यशवी, बताइए भाई। जिसका हो गया वो सेकंड भी कर सकता है। क्या होगा बताओ? मैम माइक को क्या हो गया? Yeah, ma'am. क्या? Ma'am, may I? कोई बता दो। Ma'am, option 2. मैम ऑप्शन 2। आयनाइजेशन Ma'am, एनर्जी, option 2. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ए की, क्योंकि वो कैटायन की फॉर्मेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी की हाई होनी चाहिए। सेकंड बताओ, NaCl का क्रिस्टल कौन बनाएगा? Ma'am, Second. Ma'am, Second. option second. Na plus and Cl minus Cl I. minus R. ये बताओ, हाई लैटिस एनर्जी, जितना मैंने समझाया उसके हिसाब से बता दो बस, क्योंकि पूरा टॉपिक तो अभी करवाया नहीं है। बताइए। सलोनी। मैम ऑप्शन थर्ड। वेरी गुड। फ्लोरीन सब में सेम है, तो साइज अगर छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा High. होगी। ज्यादा. ठीक है, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो लैटिस एनर्जी? मैम एक मिनट, दोबारा मैम क्लास लीव कर देती मैम, नेटवर्क इशू ज्यादा हो गया था। कोई Fourth. बात, फिफ्थ करो, फोर्थ अपने आप आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोअर लैटिस एनर्जी? Ma'am, may I? हाँ ऋषा, तुम बता दो। Ma'am, iodine की सबसे कम होगी, CS और I.
सीजियम सब में सेम है, साइज इसका बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका लैटिस आपका Energy कम ज्यादा होगी, कम तो कम होगी, पे लो होगी। लो लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है, ये बताओ, जिसको मैं बोलूं वही हैंड रेज कर लो सारे। व्हेन टू एटम कंबाइन टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। रवीना आप बताओ। मैम ऑप्शन 1। सभी का, अलीशा, लव, सब सही है, मतलब सब। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैंने बोला था ना आपको, क्योंकि जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए दैट इज वाई ये नीट के पीवाई क्यूज नहीं है। विच कंडीशन फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन? लव आप बताएंगे। लव बता बेटा। Ma'am, option 3. वेरी गुड, ज्यादा अट्रैक्शन और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये नीट के हैं। एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। सुपर ऑक्टेट बोल दो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोल दो, हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोल दो, तुम्हारी इच्छा। सुपर ऑक्टेट। पूर्वा। मैम ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यस, सब में 8 से ऊपर है इलेक्ट्रॉन। सिक्स्थ बताओ, किसमें ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हो रहा है? I'm done. अलीशा आप बताओ। मैम 3। हाँ जी बेटा। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बस यही है क्या हिमांशी? मैम मुझे 4 लग रहा है। बेटा ये भी है ना, बेशक इलेक्ट्रॉन 8 BCl से भी ज्यादा हो या 8 से कम हो, दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करे। ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करेगा जिसमें एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन हो, इनर्ट गैस, तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर हाइपरवैलेंट? वही आपको चेक करना जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। हो सकता है इसमें थोड़ा आपको मुश्किल हो अगर स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तो, बट लेकिन ट्राई करो। मैंने आपको थोड़ा बताया था कि कौन बनाएंगे जिनके, मतलब ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। हाँ जी बेटा बताओ। आफ्ताब बताएगा, आफ्ताब बता बेटा। मैम मुझे ऑप्शन ए लग रहा है। 2 भी होगा, 2 हाइपर वैलेंट है, लगाऊं चार्टा? हाइपो नो वैलेंट है। नो मैम, हाँ 1 और 3। 1 और 3, वेरी गुड। जिनके पास चेक कर लो ना, डी और वाइटल है, क्लोरीन के पास अभी इतना बना रहा है, विच इसके बाद 2p है। देखो कार्बोनेट का ऐसे होता है, अगर तुम्हें अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह या मैंने वो नहीं बताया ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। BF3 तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इनके पास 8 से ज्यादा होते हैं, बिकॉज डी और वाइटल होता है, तो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यानी कि हो गया 1 और 3। 11th बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कौन सा है अरीशा? मैम BCl। BCl2। लव, हिमांशी बताओ। मैम BCl2। देखो ये सारे ना वो है इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं बोलोगे, इनके पास है ही नहीं, या ना इनको लेना है ना इनको देना है। कार्बन की फैमिली में आता है। ये फॉस्फोरस जो होता है अमोनिया की फैमिली में आता है। टेंशन मत लो, अगर ये जो मैं बना रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है, स्कूल में पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, BCl2 का नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, कर लेना, थोड़े से ही दिए हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ना, मतलब इस वाले टॉपिक से। तो आई होप समझ में आया हो। फिर भी कुछ यस मैम।
कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज कल पूछ लेना, कल अपनी क्लास है, कल हम हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, सोलबिलिटी, कुछ कुछ नई नई चीजें पढ़ेंगे जो कि तुम्हारे डिलीटेड चैप्टर में से ही है वो टॉपिक, बट वो मुझे कराना जरूरी है तुम्हारे आगे के लिए, ठीक है? तो वो हम जरूर पढ़ेंगे और आगे फजांस रूल स्टार्ट कर देंगे कल हम फिर, ठीक है? तो आज मोटा मोटी क्या बात करी है अपन ने? आयनिक बॉन्ड, ऑक्टेट रूल, हाइपरवेलेंट, हाइपोवेलेंट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना, ये सब आपको पढ़ना है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है मेरा बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am.